पेज नंबर 21, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। जॉन मार्शल के बाद जो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बने 1944 में, वो थे आर.ई.एन. व्हीलर। तो जो प्रॉब्लम जॉन मार्शल के टाइम में आई थी, वो प्रॉब्लम को उन्होंने रेक्टिफाई किया। उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी के इम्पोर्टेंस को समझा और जो एक्सकवेशन की है उसको स्ट्रैटिग्राफी को उन्होंने फॉलो किया। वो एक्स आर्मी थे, ब्रिगेडियर थे आर्मी में, तो आर्मी का जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने आर्कियोलॉजी में प्रैक्टिस किया। ऑलराइट, तो आज जब हम बाउंड्रीज देखते हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में हमारे देश की बाउंड्री ऐसी नहीं थी। तब पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं थी। अब उसके बाद पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान बना और काफी जो एरिया था हड़प्पन साइड का वो पाकिस्तान में चला गया। इससे क्या हुआ कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इंडिया में जितने भी साइट्स थे उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप कर दिया। तो उन्होंने एक्सटेंसिव सर्वे किया कच्छ में और वहां पर उन्होंने बहुत सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स का पता लगाया। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा ये भी हड़प्पन साइड में एड अप हुए। और देखते हैं हम कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और अभी फिलहाल में जो धोलावीरा था वो भी हड़प्पन साइट में इंक्लूड हुआ है। और इस तरह से अभी भी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू है। तो 1980 के बाद हम देखते हैं कि जो हड़प्पा आर्कियोलॉजी में जो इंटरेस्ट था, ना सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को था बल्कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी पैदा हो चुका है। और उन्होंने इंडिया के साथ में मिलकर जो बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। तो बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स वो लोग यूज कर रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एक्सप्लोरेशंस होने की उम्मीद है। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ठीक है, जैसा अभी हमने क्या देखा पूरे चैप्टर में कि हड़प्पन स्क्रिप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे एंशिएंट सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने मटेरियल एविडेंस को दिया। ठीक है, तो उन्होंने वो मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, इन सबको स्टडी करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, और बाकी जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे जैसे क्लोथ, लेदर, वुड, रीड्स, ये तो वक्त के साथ में डिकम्पोज हो गए तो सरवाइव नहीं कर पाए ज्यादातर उन इलाकों में जो कि ट्रॉपिकल थे। और जो सरवाइव कर पाए वो क्या थे? स्टोन, टेराकोटा, मेटल, ये चीजें सरवाइव कर गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करके हड़प्पन कल्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। और एक चीज और हम इसमें नोटिफाई करने वाली बात क्या है कि जो टूटी हुई चीजें थी या जो डिस्कार्ड ऑब्जेक्ट्स थे, यूजलेस ऑब्जेक्ट्स थे जो कि फेंके जा चुके थे, वही चीजें पाई गई। आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीजें मिली और जो बाकी चीजें थी वो शायद वो लोग दोबारा से रिसाइकिल करके यूज कर रहे थे। अब हम अपने घरों में भी क्या करते हैं, हम कीमती चीजें, अच्छी चीजें तो नहीं फेंकते हैं ना, हम वो चीजें फेंकते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, जो कि टूटी फूटी हैं, उन्हीं चीजों को हम फेंकते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो वैल्यूबल आर्टिफैक्ट थे, जो आर्टिफैक्ट्स बहुत बढ़िया थे, बहुत वैल्यूबल थे, जो कि बिल्कुल साबुत भी रहे होंगे, वो नहीं मिले। वो या तो लॉस्ट हो गए या फिर क्या हुआ, उसको उन्होंने भाई जिससे वो उसके बिलोंग करती होगी उसने उसको होर्ड में रख दिया और उसको छुपा दिया, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को कभी रिट्रीव कर ही नहीं पाए, कभी मिली ही नहीं। वो या मिली तो वो कैसे एक्सीडेंटली किसी को मिल गई। क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब आर्टिफैक्ट मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इस आर्टिफैक्ट को स्टडी करना भी, इसको क्लासिफाई करना भी बड़ा ही थोड़ा सा पेचीदा काम था। तो एक सबसे सिंपल प्रिंसिपल क्या था क्लासिफिकेशन का कि ये किस मटेरियल के बने हैं। जो भी आर्टिफैक्ट मिला है वो आर्टिफैक्ट किस मटेरियल का बना है, जैसे कि स्टोन का बना है या क्ले का या मेटल, बोन, आइवरी, किस चीज का बना है। ठीक है, और जो दूसरा जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिसे भी कह सकते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि इसका काम क्या है, ये किस काम ये आर्टिफैक्ट आता होगा। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट तो थे, तो उनको ये डिसाइड करना होता था कि भाई ये आर्टिफैक्ट किस काम आ रहा है, ये क्या ये औजार है, कोई टूल है, या ये कोई ऑर्नामेंट है, या फिर ये ऑर्नामेंट भी हो सकता है, औजार भी हो सकता है, या फिर किसी रिचुअल यूज में आ रहा है, किसी पूजा वूजा वाले काम में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग कैसे करते होंगे उसका फंक्शन, वो लोग कैसे किस तरह से समझते होंगे, तो वो लोग कैसे समझते होंगे कि आज के टाइम से उसकी रिजेम्बलेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि भाई बीड है, बीड को हम क्या करते हैं, मोती
खुट्टे को अपने ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हैं ना, तो उनको जब बीट मिली तो उन्होंने भी यही एज्यूम किया कि ये बीट जो है वो लोग ऑर्नामेंट की तरह यूज करते होंगे। क्वांस मतलब जो हैंड मिल चक्की, वो आज भी हम लोग यूज करते हैं, आज के टाइम में भी, पहले भी यूज होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट का एक तरीका क्या था उसका फंक्शन फाइंड आउट करने का, कि आज के टाइम से उसकी कितनी रिजेम्बलेंस है, जो चीजें हम आज यूज कर रहे हैं उसके साथ उन आर्टिफैक्ट्स की कितनी रिजेम्बलेंस है। ठीक है, बीच, क्वांस, स्टोन ब्लेड, पॉट हम आज भी यूज करते हैं, तो उन जिस काम के लिए पॉट आज यूज किया जाता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यही एज्यूम किया कि तब भी इसी तरह यूज किया जाता होगा। अच्छा, और दूसरा उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये सामान जो मिला है ये कहाँ मिला है, कि भाई ये किसी घर में मिला है, ड्रेन में मिला है, ग्रेव में मिला है, किसी किंग में मिला है, ये कहाँ मिला है। ठीक है। अच्छा, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब आर्टिफैक्ट को स्टडी करने के लिए इनडायरेक्टली भी कई चीजों को नोटिफाई करना पड़ता था, कई चीजों को देखना पड़ता था। जैसे कि कॉटन का तो ट्रेसेस मिलता है हड़प्पन साइड में कि वहां पर कॉटन था। अब क्लोथिंग फाइंड आउट करने के लिए कि भाई वहां पर कपड़ा भी होता, क्लोथिंग के बारे में फाइंड आउट करने के लिए उनको इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता था। कि जैसे कि स्कल्पचर है, एक स्कल्पचर मिला है, उस स्कल्पचर में अगर कपड़ा बना हुआ है, कपड़ा पहनाया हुआ है, क्या है, तो उससे आप आइडेंटिफाई, उससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई हड़प्पन के लोगों को कपड़े के बारे में जानकारी थी, या फिर कपड़ा होता था, कपड़ा बनता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट एविडेंस हुआ। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में। पहले आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचते थे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि बड़ी अनयूजुअल या कुछ जान पहचानी से नहीं है, तो उसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही होगा। जैसे कि टेराकोटा फिगरिन ऑफ वुमेन, और तो औरत वाला जो टेराकोटा बने होते थे उनके औरत की फिगर, और उसको जिसमें कि उसने बहुत सारा ज्वेलरी पहना है और हेड ड्रेस पहना है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया मदर गॉडेसेस। और ऐसे ही कुछ एक आदमी की स्टैचू मिली है जिसमें कि वो एक हाथ अपना घुटने में रख के और एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्रिस्ट किंग। तो इस तरह से उन्होंने एज्यूम करके रिलीजियस ऑब्जेक्ट में डाल दिया। और कुछ चीजें उनको जो मिली जैसे ग्रेट बाथ, फायर अल्टार्स, उनको उन्होंने रिचुअल सिग्निफिकेंस दे दिया कि यहाँ पर पूजा हो जाए या फिर कोई रिचुअल से रिलेटेड है ये साइट। ओके, अच्छा, और सील को भी एग्जामिन करके रिलीजियस बिलीव्स को या प्रैक्टिस को समझने की कोशिश की गई। ठीक है, जैसे कि एक कोई सील है, उस सील पे क्या बना है, कोई रिचुअल सीन बना है, और कुछ प्लांट का मोटिव बना हुआ है, प्लांट की पिक्चर बनी हुई है। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि वो लोग नेचर की वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा करते थे। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जैसे कि यूनिकॉर्न, इसमें जो कि वन हॉर्न होता था, उसको भी उन्होंने एक माइथोलॉजी स्टोरी से जोड़ दिया। और बाकी हम देखते हैं कि कुछ सील जिसमें कि एक जो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है क्रॉस लेग करके, और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उसको घेरे हुए हैं, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटोशिवा। ऑलराइट, जो प्रोटोशिवा कौन थे, प्रोटोशिवा हिंदू के सबसे पुराने जो गॉड हैं वो है शिवा, उनसे रिलेटेड। हड़प्पन रिलीजियस प्रैक्टिस को समझने के लिए इस एसेप्शन का सहारा लिया गया कि जो पहले के ट्रेडिशंस जो होते थे वो बाद के ट्रेडिशन के साथ में उनकी सिमिलैरिटी होती थी। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा किसमें करते हैं, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, मतलब जो चीज उनको पहले अभी पता होती है वो उससे ही पुरानी चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये चीज प्लॉजिबल है, ये चीज मान सकते हैं हम किस केस में, स्टोन कर्न के केस में, पॉट के केस में। बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस सिंबल्स तो ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोटोशिवा सील। तो एक ऋग्वेदा की जो हमारी किताब है, हमारी जो रिलीजियस बुक है, उसमें एक नाम है एक गॉड का, उनका नाम है रुद्रा। यही रुद्रा नाम जो है पुरानी ट्रेडिशन में, पुरानी बुक में शिवा को दिया गया है। लेकिन अनलाइक शिवा, रुद्र जो है ऋग्वेदा में ना तो पशुपति की तरह उनको दिखाया गया है जैसे कि शिवा को दिखाया गया है, ना ही एक योगी की तरह उनको दिखाया गया है। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.